जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लास में स्वागत है। ये आधुनिक भारत के इतिहास का आज हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र में पूना पैक्ट। पूना पैक्ट की जो ये घटना है ये 1932 की है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये 1934, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का जो गठन है ये 1937। ये तीन टॉपिक हैं, चूंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए तीनों टॉपिकों को एक में कवर किया गया है। लेक्चर कह लीजिए तो ये 36, 37 और 38। इससे पहले 35 तक जो है घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास आ चुके हैं और ये 36, 37, 38 को एक में कंबाइंड कर दिया गया है ताकि जो अब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएं और लगभग में हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं जो कि अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। PYQ वो विभिन्न, चाहे स्टेट PCS हो, चाहे UP PCS हो, चाहे ROR हो। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यह चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों टॉपिकों से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 12, 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड हैं तो इनको हम लोग देखते हैं और इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स देख करके बस सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आप पहुंच जा रहे हैं। तो पहला है कि सांप्रदायिक पंचाट या पूना पैक्ट, अर्थात ये 1932 की घटना है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णयों की घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा गया और सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। मुसलमानों और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे और अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग जो था, दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ जो कि यरवदा कह लीजिए, पूना समझौता या यरवदा समझौता हुआ जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 24 सितंबर 1932 को दिन शनिवार था। शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए और M जयकर, देवदास गांधी, विश्वास और राजभोज, P बालू, गौई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू और GD बिड़ला, राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ राय बहादुर श्रीनिवास, MC राजा, CB मेहता, बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षर करता थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई, अर्थात मद्रास से 30, सिंध सहित बंबई से 15, पंजाब से 8, बिहार और उड़ीसा से 18, मध्य प्रांत से 20, असम से 7 और बंगाल से 30 एवं संयुक्त प्रांत से 20 कर दिया गया।
कुछ पुस्तकों में यद्यपि ये संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% जो सीटें थी वह दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनचटेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। और दलित वर्गों का जो संघ था यानी दलित वर्गों की संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MG राजा की अध्यक्षता में हुआ। 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्त्र नहीं उठाते। ये कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं PYQ, उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो घोषित किया था ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है। और चूंकि हम लोगों ने फैक्ट्स देख लिया है इसलिए अब इस क्वेश्चन के नीचे जो दिए हुए हैं उसको आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगस्त 1932 की रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो यह बनाया गया था अछूतों के लिए, अर्थात राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प सही है, अछूतों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 कथन और कारण पर आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं। कथन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ठीक है। और कारण आर कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। अब आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या कथन सही है कारण गलत है। तो इसमें जो है कथन भी सही है यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है, अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है और जो है कथन की कारण व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो ये नहीं की थी बौद्धों के लिए, बाकी मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, अनुसूचित जातियों के लिए थी, सिखों के लिए थी। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प सही है, बौद्धों के लिए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडल पर ही लागू थी। अंततः बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीट इसके तहत आवंटित नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय जो है प्रारंभ किया था। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है, कम्युनल अवार्ड के समय। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, अर्थात 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी, इसीलिए इन्होंने आमरण अनशन के लिए उपवास किया था। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का
सी विकल्प सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी वह क्रमशः 71 व 147 आरक्षित की गई थी। तो राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 71 व 147। राइट ऑप्शन 7 का बी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? ये संबंधित था दलित वर्ग से, यानी राइट ऑप्शन 8 नंबर का ये विकल्प सही है, दलित वर्ग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौते का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो पूना समझौते का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यानी दलित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिले। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प सही है। पूना समझौते का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व भी मिले। तो राइट ऑप्शन 9 का बी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण पर आधारित है और इसमें कह रहा है, कथन कह रहा है कि पूना पैक्ट ने कॉमनवेल्थ अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया। सही है कथन। और कारण कह रहा है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ए भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था और जो कहलाता है, तो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प सही है, पूना समझौता। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर जो हस्ताक्षर किए थे वह जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, अर्थात इसमें अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है, लेकिन चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थन एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि गांधी जी के समर्थकों ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है तो आप डी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था। तो ये संपादित किया गया था पूना समझौता, अर्थात राइट ऑप्शन 13 नंबर का डी विकल्प सही है, पूना समझौता। और 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये नहीं किया था महात्मा गांधी ने, बाकी भीमराव अम्बेडकर ने किया, सी राजगोपालाचारी ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी उस समय जेल में थे। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार शाम 5 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्यामदास जो है घनश्याम दास बिरला जी। तो घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है, घनश्याम दास बिरला। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे तो जी.डी. बिरला, अर्थात घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है, जी.डी. बिरला। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। तो 1932 में जो स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के
प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे जीडी बिरला अर्थात घनश्याम दास बिरला बनाए गए थे। राइट ऑप्शन 17 नंबर का सी विकल्प सही है, जीडी बिरला। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है, महात्मा गांधी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम क्या था? तो हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अर्थात ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा था। और 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्ग का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 20 नंबर का बी विकल्प सही है, बाबू जगजीवन राम द्वारा। सॉरी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं? और ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कह रहा है 14 अगस्त 1931 को बंबई में वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ध्यातव्य है कि दलितों की स्थिति के बारे में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कॉमनवेल्थ अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता संपन्न हुआ। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन में जो है नीचे देखना ना पड़े, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हैं। मई 1934 की बात है। पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियों एवं कार्यप्रणालियां तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था और श्री नरसिंह नारायण समाजवादी पार्टी से थे, वह बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। आगे वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रहने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बंबई के 21 उद्योगपतियों ने बंबई
मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। ये मैनिफेस्टो यानी यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपालन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। आगे इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी, यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है, पटना। चूंकि मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियों एवं कार्यप्रणाली तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1934 में, यानी वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो सेकंड नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 1934। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने नंबर 1 कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन विवेचन की वकालत की। दूसरा कह रहा है कि ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और तीसरा कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। अब कोर्ट के रूप में सही आंसर आपको चुनना है और इसका सही आंसर है कि डी, अर्थात इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही, इसमें से कोई भी सही नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रमुख नेता थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प सही है, आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1934 में की गई और संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी, यानी राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा स्थापना की गई थी 1934 में। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो संयोजक था वो कौन थे? तो ये संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। कब? 1934, जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। नहीं, राइट ऑप्शन 6 नंबर का सी विकल्प सही, जयप्रकाश नारायण। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ये किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 8 नंबर का, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। ये राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, यानी राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से
जाना जाता है या पहचाना जाता है? तो राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प है, लोकनायक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी, यानी 12 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, लोक नायक। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया, ये कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में मनाया गया था जयप्रकाश दिवस। राइट ऑप्शन 13 का डी विकल्प सही है, अप्रैल 1946 को। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा पहला कि 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के प्रतिपादक का विरोधी था, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, राइट ऑप्शन सी विकल्प 14 नंबर का सही है। और 14 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो प्रांतीय चुनाव हुए और मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ वर्ष 1937 में किया गया था। तो वर्ष 1935 की भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों की सफाया करते हुए 5 प्रांत अर्थात मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में 159 सीटें जीती, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मत के साथ 112 सीटों में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत में 65% के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60% मत के साथ 60 में से 36 सीटें पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई में 175 में 86, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। कहां कहां? एक तो बंगाल, एक पंजाब और एक सिंध। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह तक चला। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे, एक तो मद्रास, दूसरा बंबई, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा उड़ीसा, पांचवा बिहार और छठा संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दल के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत में शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 में, 22 दिसंबर 1939 दिन शुक्रवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किए गए। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी, जो कि संयुक्त प्रांत के कुल 228 में 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आगे कह रहा कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई और इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जबकि वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1929 में आई, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, एवं फजलुल हक जो रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये दिसंबर 1939 में आया था। अब इससे रिलेटेड दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो पूर्ण बहुमत देखिए
मध्य प्रांत में मिला था, बिहार में मिला था, मद्रास में मिला था, लेकिन पंजाब में 1937 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिले थे। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का सी विकल्प सही है, पंजाब। और आगे अभी हम लोगों ने फैक्ट्स देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का ए विकल्प सही है, 1935 के अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में से किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो पूर्ण बहुमत देखिए, मद्रास में प्राप्त किया था, उड़ीसा में प्राप्त किया था, बिहार में प्राप्त किया था, लेकिन बंगाल और पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो बहुमत प्राप्त जो प्रांत थे उनकी संख्या 5 थी। 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो एक तो पंजाब में नहीं बना था, एक बंगाल में नहीं बना था, यानी 3 और 4 में नहीं बना था। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा बी विकल्प 3 और 4, अर्थात ना तो बंगाल में बना था और ना ही पंजाब में बना था। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का बी विकल्प सही है, 3 और 4। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो बंबई में पूर्ण बहुमत मिला और उड़ीसा में मिला, असम में भी मिला, बिहार में भी मिला, लेकिन पंजाब और बंगाल, पंजाब प्लस बंगाल में जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो ये चूंकि दोनों स्टेट नहीं दिए हुए हैं, इसमें दोनों प्रांत इसमें नहीं दिए हुए, इसलिए इसमें जो आंसर है वो स्टार लगा हुआ है। 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बंबई और असम दोनों प्रांतों में बहुमत नहीं मिला था, अर्थात बंबई में भी नहीं मिला था पूर्ण बहुमत और असम में भी नहीं मिला था। चूंकि एक तो बंबई हो गया, एक बंबई हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा हो गया पंजाब और चौथा हो गया आपका बंगाल। ये 4 जगह पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आई थी। तो राइट ऑप्शन चूंकि इसमें 2 सही हैं, तो 2 में से आप अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, चाहे बंबई या असम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव में के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो एक तो बंगाल में नहीं बनाई थी और एक पंजाब में नहीं बनाई थी, असम में नहीं बनाई थी। तो चूंकि बंगाल इसमें है तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, बंगाल। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे, एक तो मद्रास था, बंबई था, और बंबई में पूर्ण बहुमत नहीं थी लेकिन सरकार बनी थी, और मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो 1937 में जो है जो चुनाव हुआ उसमें 5 प्रांतों में बना था। चूंकि 5 इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है तो अब आप नियरेस्ट आप सी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। खैर, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत अर्थात मद्रास में, बिहार में और संयुक्त प्रांत में तथा मध्य प्रांत में और उड़ीसा में सरकार का गठन किया था पूर्ण बहुमत से, और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। जबकि बंबई, असम और उत्तर पश्चिम में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़े दल बनने से वंचित रह गई। तो 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए, और ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, अर्थात तो यहाँ आप 6 पे लगा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका 8 नंबर का
सी विकल्प होगा 6। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये दोस्तों पंजाब में नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन 9 का डी विकल्प सही, पंजाब। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल था वो कितने दिन सरकार चली? तो उसमें 28 माह तक सरकार चली थी। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का डी विकल्प सही है, 28 माह। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला? तो ये चला था 28 महीने। तो राइट ऑप्शन 11 का ए विकल्प सही है, 28 महीने। और 11 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये मनाया था वर्ष 1939 में। यानी राइट ऑप्शन 12 नंबर का ए विकल्प सही, वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो भू स्वामित्व को समाप्त करने की जो नीति कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने बनाई थी वो बनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। तो राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है, कार्यकारिणी कमेटी 1937। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो ये वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, रफी अहमद किदवई। और उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कोर्ट पे आधारित है। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करना है। इसमें कह रहा है कि पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल्स। तो अर्थात इसमें ए विकल्प सही है, 1, 2, 3। ये तीनों जो थे ये कालक्रम में भी आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही, 1, 2, 3 ये सीरियल से लगे हुए हैं। और चूंकि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट ये आई थी 1938 में, शरीफ रिपोर्ट ये 1939 में आई थी, और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस जो रूल था ये 1939 में ये भी आया था, लेकिन ये दिसंबर में आया था और ये मार्च 1939 में आया था। तो ये इस हिसाब से हम लोगों ने लगभग में टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए 3 टॉपिक से रिलेटेड। और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर। और आप इसके साथ अगर देखना चाहें तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। पूरा टॉपिक वाइज सब कवर है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भारतीय राज्य व्यवस्था सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन। उसके साथ साथ आधुनिक भारत ये जो घटना चक्र है, घटना चक्र में आप भारत का भूगोल आप देख सकते हैं, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, विश्व का भूगोल देख सकते हैं। और आधुनिक भारत का ऐतिहासिक घटना चक्र चल रहा है जिसमें हम लोगों ने आज कवर किया 3 टॉपिक 36, 37 और 38, अर्थात पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।